नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि आभ्यंतर यत्न किसे कहते हैं और आज हम जानने वाले हैं बाह्य यत्न के बारे में। तो आइए बिना किसी रुकावट के अपना वीडियो शुरू करते हैं। वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न के नाम से जाना जाता है। यानी कि वर्णों का उच्चारण करने के बाद जो हम प्रयत्न करते हैं, जो आंतरिक प्रयास करते हैं, उसी प्रयास को बाह्य यत्न के नाम से जाना जाता है। बाह्य यत्न 11 है, यानी कि बाह्य यत्न है, इन बाह्य यत्नों की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात और स्वरित। इस प्रकार से ये 11 है बाह्य यत्न है। इनमें प्रारंभ के जो ये 8 बाह्य यत्न है, यानी कि यहाँ से विवार से लेकर के महाप्राण तक ये जो 8 बाह्य यत्न है, ये व्यंजनों से संबंधित है। जो 8 बाह्य यत्न है प्रारंभ के, वो तो है व्यंजनों से संबंधित। और जो अंतिम 3 बाह्य यत्न है, जो अंतिम 3 बाह्य यत्न है, यानी कि यहाँ उदात्त से लेकर के स्वरित तक, यह है स्वरों से संबंधित। आइए अब इनको हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। अघोष, श्वास, विवार। सबसे पहले हम जानते हैं अघोष के बारे में। अघोष किसे कहते हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में बहुत कम गूंज या गर्जना होती है, वही जो व्यंजन है वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको हम बोलते हैं, जिनका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर बहुत ही कम गूंज होती है, बहुत ही कम गर्जना होती है, ऐसे वर्ण अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और जो अघोष होते हैं वो ही श्वास होते हैं और उन्हें ही हम विवार के नाम से जानते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं अघोष, श्वास और विवार, आइए जानते हैं। यानी कि जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो अघोष, श्वास और विवार वर्ण कहलाता है। यानी कि जैसे हम क वर्ग लेते हैं तो क वर्ग का पहला क और दूसरा ख। इसी प्रकार से च वर्ग का पहला च और दूसरा छ। इसी प्रकार से ट वर्ग का पहला और दूसरा, त वर्ग का पहला और दूसरा, और प वर्ग का पहला और दूसरा। यानी कि जो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। प्लस इनके अलावा कौन कौन से आते हैं अघोष में? इनके अलावा विसर्ग, जो विसर्ग है अपना, ये विसर्ग आता है अपने अघोष के अंदर। प्लस ऊष्म वर्ण, यानी ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? श, श और स। ये जो 3 वर्ण है, ये 3 वर्णों की गणना ही अघोष में की गई है जो अपना है उसकी गणना अघोष में नहीं की गई है। श, स, श, ये जो 3 है यही अघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में है जीहा मूल्य। अब दोस्तों, जीहा मूल्य किसे कहते हैं? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। जीहा मूल्य कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क लिखा, क के पहले ये जो अर्ध विसर्ग है, ये जो पूरा जो फॉर्मेट है ये कहलाता है जीहा मूल्य। इसी प्रकार से ये जो मैंने यहाँ पे ख लिखा और ख के आगे ये जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह है, जो ये कहलाता है जीहा मूल्य। दोस्तों, ये 2 वर्ण है, ये आते हैं अपने जीहा मूल्य के अंतर्गत। इसके आगे है उपपदमानीय। तो उपपदमानीय किसे कहते हैं? मैंने यहाँ पे प लिखा और यहाँ पे फ लिखा और इन दोनों के आगे में लगाए अर्ध विसर्ग। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं दिखे प और फ, तो ये दोनों आते हैं अपने उपपदमानीय के अंतर्गत। इन्हें कहते हैं उपपदमानीय। यानी कि जो ये अर्ध विसर्ग है, ये प, ये अर्ध विसर्ग और ये फ, ऐसी जो आकृति है ये आती है अपने उपपदमानीय के अंतर्गत। आगे है यम वर्ण। दोस्तों, यम वर्णों की संख्या 4 होती है। यम वर्णों की संख्या जो है वो 4 होती है। वर्गों के 1 से लेकर के जो शुरू के 4 वर्ण होते हैं, 1 से लेकर के जो 4 वर्ण होते हैं शुरू के, वो आते हैं अपने यम वर्णों के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे केवल 2, यानी कि वर्ग के पहला
और दूसरा वर्ण, ये जो दो वर्ण है, ये दो वर्ण ही अपने अघोष के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। यम वर्णों के पहला और दूसरा ये जो दो वर्ण है, ये अपने अघोष के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और जो अघोष है वही श्वास है और वही विवार है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हैं घोष, नाद और संवार। अब मैं आपको बता दूं कि घोष किसे कहते हैं। दोस्तों, घोष ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण में बहुत तेज गूंज या गर्जना होती है। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में बहुत तेज गूंज या फिर गर्जना होती है, तो ऐसे वर्ण घोष कहलाते हैं। और जो घोष वर्ण होते हैं वही नाद और वही संवार कहलाते हैं। अब कौन कौन से वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो अपने आते हैं घोष वर्ण के अंतर्गत। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा वर्ण। च वर्ग है तो च वर्ग का तीसरा, चौथा और ये पांचवा वर्ण। इस प्रकार से सारे जो वर्ग हैं, इन सारे वर्गों का तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण है, ये अपने आते हैं घोष वर्णों के अंतर्गत। प्लस इनके अलावा जो अपने अंतःस्थ वर्ण हैं, अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य, व, र और ल। ये जो चार अंतःस्थ वर्ण हैं ये भी अपने घोष वर्णों के अंतर्गत ही आते हैं। और संस्कृत में इनका क्रम यही होता है, य, व, र, ल। ये मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बता दिया है। संस्कृत में जो इनका क्रम है वो यही है, य, व, र और ल। और हिंदी में इनका क्रम है य, र, ल, व। और इसके बाद में है जो अपना है ऊष्म वर्ण है। ये है ऊष्म वर्ण भी घोष वर्ण के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद में अनुस्वार, जो अपना अनुस्वार है, यह भी अपना जो है घोष वर्ण के अंतर्गत ही आता है। और यमवर्ण, जो यमवर्ण 4 हैं, यानी कि वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उनमें से अंतिम 2 यानी कि तीसरा और चौथा जो यमवर्ण है, ये यमवर्ण में अपने घोष वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं। जो घोष होता है वही नाद है और वही संवार है। तो ये तो ही घोष वर्णों की बात। अब हम जानते हैं अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। आगे है अल्प प्राण। अल्प प्राण के बारे में हम जानते हैं, जो प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। इनको हम ऐसे भी जान सकते हैं, यानी कि जो प्रत्येक वर्ग है उन प्रत्येक वर्गों का विषम वर्ण, जो विषम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो विषम वर्ण है वो विषम वर्ण अपने अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। जैसे क वर्ग लिया तो क वर्ग का क, ग और अंग, ये जो 3 वर्ण हो गए विषम वर्ण। इसी प्रकार से च वर्ग का च, ज और य। तो इसी प्रकार से जो प्रत्येक वर्ग है उन प्रत्येक वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है, यानी कि जो विषम वर्ण है, वो विषम वर्ण आते हैं अपने अल्प प्राण के अंतर्गत। प्लस इनके अलावा य, व, र और ल जो अंतःस्थ वर्ण है, जो अंतःस्थ वर्ण है वो भी अपने अल्प प्राण के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण, दोस्तों, महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो अपने आता है महाप्राण के अंतर्गत। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि समवर्ण, क्या बोल सकते हैं हम इनको, समवर्ण बोल सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी कि समवर्ण जो है वो अपने आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। प्लस इसके अलावा श, श और है, श, श और है जो अपने ऊष्म वर्ण हैं वो ऊष्म वर्ण भी महाप्राण के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। अब दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण कहते किसे हैं, इसको एक बार जानना जरूरी है। हम बात करते हैं अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण उसे कहते हैं यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पे बहुत ही कम हवा व्यवहृत होती है, यानी कि बहुत ही कम हवा प्रयुक्त होती है, वो तो कहलाते हैं अपने अल्प प्राण।
और अब है महाप्राण, यानी कि महाप्राण उसे कहते हैं ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में बहुत ज़्यादा हवा प्रयुक्त होती है, यानी कि ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में बहुत ज़्यादा हवा प्रयुक्त होती है, तो उसको हम महाप्राण के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं स्वरों के बाह्य यत्न के बारे में। दोस्तों, स्वरों के जो बाह्य यत्न हैं वो 3 हैं। स्वरों के बाह्य यत्न जो हैं वो 3 हैं। अभी हमने ऊपर जो बात की थी वो व्यंजनों के बाह्य यत्न के बारे में की थी, और अब हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के बाह्य यत्न के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त और तीसरा है स्वरित। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उदात्त के बारे में। उच्चे रुदात्त, उच्चे रुदात्त यानी कि तालु आदि उच्चारण स्थानों में ऊपरी भाग में निष्पन्न स्वर उदात्त स्वर होता है, और उदात्त स्वर के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि तालु आदि जो अपने जो उच्चारण स्थान है, तालु कंठ आदि जो अपने उच्चारण स्थान है, इन उच्चारण स्थानों में ऊपरी भाग में निष्पन्न जो स्वर है वो उदात्त होता है, और उदात्त स्वर के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद में है अनुदात्त, निश्चय रनुदात्त है, निश्चय रनुदात्त है, यानी कि तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग यानी कि नीचे वाला भाग में निष्पन्न स्वर अनुदात्त होता है, और अनुदात्त स्वर के लिए स्वर के नीचे आड़ी पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अनुदात्त स्वर होता है उस स्वर के नीचे हम आड़ी पंक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, ये मैंने यहाँ पे ए लिखा और इसके नीचे ये ए आड़ी पंक्ति का प्रयोग कर दिया, तो ये जो स्वर है वो अनुदात्त स्वर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं स्वरित के बारे में। स्वरित यानी समाहार स्वरित है। उदात्त व अनुदात्त का समाहार स्वरित कहलाता है, यानी कि उदात्त और अनुदात्त इन दोनों का जो मिश्रण है वह स्वरित कहलाता है। स्वरित का प्रारंभिक अर्धभाग उदात्त तथा अंतिम जो अर्धभाग है वो अनुदात्त होता है, और जो स्वरित के लिए स्वर के ऊपर खड़ी पंक्ति का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वरित स्वर को प्रकट करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर हम खड़ी पंक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुए, मैंने यहाँ पे लिखा कुए, तो ये जो अंत में स्वर है वाक्य अंतर जो ए जुड़ा हुआ है इसके ऊपर हम यहाँ पे ऊपर एक खड़ी पंक्ति का प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये समाहार स्वरित कहलाएगा। अब आगे हैं इन सब से क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। यानी कि प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं। यानी कि जो प्रत्येक व्यंजन होता है उनका 4 बाह्य यत्न होते हैं। 3 तो होते हैं विवार, श्वास, घोष या फिर संवार, नाद, घोष, या तो 3 ये वाले या फिर 3 ये वाले। तो तीन तो ये हो गए, और एक है अल्प प्राण या महाप्राण। तो इस प्रकार से जो प्रत्येक व्यंजन है उसके 4 बाह्य यत्न होते हैं, और जो प्रत्येक स्वर है प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य यत्न होते हैं। 3 कौन कौन से जो अभी हमने पढ़े, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 होते हैं बाह्य यत्न। और प्रत्येक वर्ण चाहे स्वर हो या फिर व्यंजन हो, इसका आभ्यंतर यत्न दोस्तों एक ही होता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि प्रत्येक जो वर्ण है उसका आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न कितने होते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो उसका जो आभ्यंतर यत्न है वो दोस्तों एक ही होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।